Jai Hind students, welcome back. Now in this video lecture, or you can say from this video lecture, we are going to start the new lesson, that is arithmetic progression. मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि arithmetic progression का रिक्वेस्ट आप में से ही किसी एक पेरेंट का आया हुआ है और वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि सर arithmetic progression लो, इसलिए मैंने arithmetic progression को स्टार्ट किया है. अदरवाइज़ मेरा सीक्वेंस कुछ और होता फॉलो करने का. तो इस लेसन में यानी इस या वीडियो लेक्चर से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद के जो चैप्टर्स रहेंगे वो मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से लूँगा, क्योंकि अलग अलग लोग अगर मुझे अलग अलग सजेशंस देंगे तो किसी का भी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो चलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ये क्या होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशंस की. ये टोटली न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए समझना, इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से समझना पड़ेगा. इसमें पुट टुगेदर टोटल 2 ही फॉर्मूले हैं. फिर बाद में उस फॉर्मूले में 1-2 मॉडिफिकेशंस है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट बेसिकली 2 ही फॉर्मूले हैं. फिर भी ये चैप्टर जो है ये बहुत सारे लोगों को टफ लगता है. उसका क्या कारण है? उसके रीजंस ऐसे हैं कि उस फॉर्मूले के अंदर में जो चीज़ें यूज़ की है उन चीज़ों का मतलब समझना सबसे पहला एक टफ जॉब है. दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों को क्वेश्चन दिए रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्वेश्चंस जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और हम लोगों को इसके अंदर में गिवन क्या है और पूछा क्या है, जब तक कि ये समझ में नहीं आता है तो हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि बच्चे गिवन को पता करने के इसमें यूज़ कर लेते हैं और जो पता करना रहता है उसको गिवन में यूज़ कर लेते हैं और पूरा उल्टा करके बैठते हैं. इसलिए जब तक हम लोगों को इसका बैकग्राउंड, जिसको हम बेसिक्स बोलते हैं, वो जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हार्ड ही लगता जाएगा. लेकिन जिन लोगों को इसके टर्मिनोलॉजीज, इसके हर एक फॉर्मूले के अंदर में जो हर एक टर्म है उसका मतलब अगर समझ में आ गया, सो देन इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट विल बी अ वेरी ईजी लेसन. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इसमें की हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर डिटेल में समझा पाऊँ. लेकिन उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा डिटेल में देखो. बहुत सारी बार आप लोग स्किप कर देते हो, फॉरवर्ड कर देते हो 10-10 सेकेंड से आगे. मैं खुद भी करता हूँ कुछ वीडियोज़ देखते वक्त अगर बोर लगता है तो, बट मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मार्क माई वर्ड. इसलिए पूरा वीडियो डिटेल में अच्छे से देखो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? तो प्रोग्रेशंस को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं एक सीक्वेंस. सॉरी, प्रोग्रेशंस को हम बोल सकते हैं एक सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर के तरह लिखते हैं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके सामने. फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 15, 17, फिर 20, 21, 35, इस तरह से. अब मैं आपको बोलूं कि बेटा इसके आगे कौन सा नंबर आने वाला है, क्या आप बता सकते हो? मैं रुक रहा हूं यहाँ पे, सोचो. तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने दिमाग दौड़ाने शुरू कर चुके होंगे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसमें आगे का कोई भी नंबर आप पता नहीं कर सकते. इसीलिए नहीं पता कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ऑर्डर को फॉलो किया गया है. ये रैंडमली लिखे हुए नंबर है. मेरे मन में जो आते गए मैं यहाँ पे लिखता गया. इसका पिछले वाले नंबर से या कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है. तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, आप में से कोई भी नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि ये रैंडमली लिखे हुए नंबर हैं. अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया क्या यहाँ पे आप आगे का नंबर पता कर सकते हो? 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. तो आप में से कुछ लोग झट से बोल देंगे हाँ सर अब यहाँ पे हम बता सकते हैं. क्या आएगा? तो बोले सर 36. फिर क्या आएगा? तो बोले 49. क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो बोले सर हर नंबर आने वाले नंबर का स्क्वायर है. यानी जैसे मैं अगर इसको पोजीशन मानता हूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड पोजीशन है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड पोजीशन है तो 3 का स्क्वायर, उसी तरह सिक्स्थ पोजीशन है तो 6 का स्क्वायर, 7 का पोजीशन है तो 7 का स्क्वायर. तो जिस पोजीशन पे वो नंबर आने वाला है उस पोजीशन वाली जो वैल्यू है उसको आप स्क्वायर कर दो तो वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा.
बराबर है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि n नंबर है तो nth पोजीशन जो आएगी उस पर क्या आएगा, तो बोले n का स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपका रूल या पैटर्न या एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सो इन दिस केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज सीक्वेंस। ठीक है, गले में खराश नहीं है, ड्राई होने की वजह से आ रहा है, अदरवाइज आपको लगेगा कि आप कनेक्ट कर दोगे उसको बाकी एनवायरनमेंट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गला ड्राई हो रहा है इसलिए हो रहा है। ठीक है ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन नंबर आएगा उस पोजीशन का स्क्वायर आप कर दो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा क्या आने वाला है, राइट। तो अब हम लोग देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल को। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 11 ले लिया। तो अब मैं बोलूँ कि आप नेक्स्ट नंबर पता कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर, हम यहाँ पे 13 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, इस तरह से। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे आने वाला नंबर जो है ये 2 के डिफरेंस से आगे आगे जा रहा था। +2 कर दो यहाँ पे, तो ये आगे आगे जाओगे तो आप आने वाले नंबर को पहचान सकते हो। तो फिर से यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो अगेन दिस इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। ठीक है, तो अब ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं इसको हम प्रोग्रेशन भी मानते हैं क्योंकि ये आगे आगे बढ़ते जाता है। तो ऐसे जो सीक्वेंसेस हैं ये दुनिया में बहुत सारे हैं, इवन नेचर में भी ऐसे सीक्वेंस फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सनफ्लावर को जब देखोगे तो दैट सनफ्लावर इज नॉट ए सिंगल फ्लावर, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट। ठीक है, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो आप सनफ्लावर के बीच में ब्राउन कलर में देखोगे ना तो आपको एक अजीब सा स्पाइरल दिखेगा। तो वो जो स्पाइरल है वो हर एक उसमें डॉट जो दिखेगा आपको ब्राउन कलर का या उसका येलो कलर का जो आपको पेटल दिखेगा वो एक फ्लावर है बेटा। तो वो एक पैटर्न में अरेंज्ड है। ठीक है, तो वो भी एक सीक्वेंस है। हनीकॉम्ब आप जब देखोगे तो हनीकॉम्ब के अंदर में जो होल्स रहते हैं, ठीक है, मधुमक्खी जो बनाती है वो भी एक पैटर्न में बनाती है। कॉर्न कॉब जो रहता है, कॉर्न कॉब के ऊपर जो आप कॉर्न्स देखोगे वो भी एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं। पाइनएप्पल के ऊपर आप स्पाइरल देखोगे तो वो भी एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो दुनिया में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये जो अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं, एंड दैट रूल और पैटर्न इज कॉल्ड एज फिबोनाची पैटर्न। इट्स कॉल्ड एज फिबोनाची पैटर्न्स, FIBONACCI. When I say Fibonacci, तो it is not CHI, it is CCI. It's Fibonacci pattern या Fibonacci numbers. ठीक है, तो ये फिबोनाची नाम का एक मैथमेटिशियन था, एक्चुअली इसका नाम कुछ और था। इसने जिस फ्लावर के अंदर में देखा वो फ्लावर का एक बॉटनिकल नेम था, वो बॉटनिकल नेम को क्लब करके उन्होंने इस तरह का नाम बना के उसको टाइटल दे दिया था। तो फिबोनाची नंबर जो है ये सनफ्लावर में और बहुत सारे जगहों पे ये एक पैटर्न फॉलो करता है। अब रूल क्या है उसमें फिबोनाची नंबर्स के अंदर में कि स्टार्टिंग के कुछ 2 नंबर्स आप अपने मन से लिखो, लेकिन आने वाला हर नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होना चाहिए। जैसे 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 3 कितना हो गया 8। इस तरह से आगे आगे सीक्वेंस जाएगा। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीक्वेंस। अब आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर में एक रैबिट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो रैबिट वाले एग्जाम्पल का जो आंसर है ये फिबोनाची सीक्वेंस उसका आंसर देता है। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में है इसलिए बात कर रहे हैं, अदरवाइज आगे इसका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक रैबिट का पेयर है, जैसे मैं R और R ले रहा हूँ, कैपिटल R मेल या फीमेल किसी को भी दर्शाएगा, दूसरा R जो है दूसरे जेंडर को दर्शाएगा। तो इस तरह से एक पेयर है। क्वेश्चन ये है कि ये पेयर जो है ये 1 महीने का हो जाने के बाद दूसरे महीने से रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक है, और हर मंथ में वो एक पेयर को रिप्रोड्यूस करता है। तो अब आप बताओ कि आगे आगे nth मंथ में कितने पेयर्स आपके पास में होंगे। तो अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जब आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अब हम ये फर्स्ट मंथ ले लेते हैं। यहाँ पे कितना पेयर था 1 पेयर, कितना पेयर था 1 पेयर। अब पहले मंथ से दूसरे मंथ में जब आए तो ये 1 महीने का टाइम गुजरा तो यहाँ पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसलिए ये ऐसे ही थे। तो अगेन कितनी पेयर हुई 1। अब जब एक और अगला मंथ आएगा तो यहाँ पे ये पेयर एज इट इज़ रहेगी, वो तो जिंदा रहेगी। उन्होंने बोला एज्यूम करो कोई भी पेयर मरती नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक और पेयर तैयार हो गई।
तो अभी कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे कितने आ गए 2। अब ये पेयर 1 महीने की होने तक कुछ नहीं रिप्रोड्यूस करेंगी, इसने एक और बार रिप्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे और ये जिंदा है। अभी कितनी हो गई पेयर्स 3, तो आप देखो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब नई पेयर्स कौन सी आई, ये वाली आई, ये वापस जिंदा है तो ये वहीं पे जाएगा, इसका 1 मंथ पूरा हो गया पर ये जिंदा रहेगी और ये यहाँ पे एक रिप्रोड्यूस करेगी, ये 1 मंथ की हो गई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसने रिप्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे कितनी पेयर्स दिखाई दे रही है 2 और 3 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। तो अब आप ऐसे करते जाओगे तो आगे आगे अभी कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये फिबोनाची ने दिया था कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो तो आपको इसका आंसर मिलता चला जाएगा, राइट। तो ये एक सीक्वेंस हुआ, प्रोग्रेशन हुआ। तो ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे प्रोग्रेशंस होते हैं। तो हम लोगों को इस साल सिलेबस के अंदर में एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और प्रोग्रेशन काफ़ी फेमस है, आता है, पहले हुआ करता था आपके सिलेबस में, अब उसको हटा दिया है, तो वो था आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आप 11th-12th में जाओगे, आगे मैथमेटिक्स कंटिन्यू करोगे तो शायद आपको वो कंटेंट आएगा, बट फिलहाल हम लोग एक ही बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्या समझाया कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है या सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, नेचर में जो सीक्वेंसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और वो कैसे कैसे फॉलो होते हैं। इससे मुझे आपको ये बताना था कि हम जो पढ़ रहे हैं ये फालतू की बातें नहीं पढ़ रहे हैं। इन प्रोग्रेशंस को स्टडी करके आप डेली लाइफ में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो भविष्य में। और नेचर में जो चीज़ें हैं ये भी मैथमेटिक्स के बेसिस पे बनी हुई है, मतलब जो क्रिएटर है उसको भी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से आता है, हम लोगों ने बस उसको स्टडी किया। समझ में आ रहा है। तो अब हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने और प्रोनाउंस करने में बहुत लंबा जाता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं एपी। टेक्स्ट बुक में भी आपको एपी दिया है, आप भी एपी लिख सकते हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, पहले उस पर बात करते हैं। इमेजिन करो कि कोई एक बंदा जो है ये 8,000 रुपये मंथली सैलरी के ऊपर, ठीक है, एक जॉब पे अपॉइंट हुआ है और उसके बॉस ने बोला है कि हर साल हम आपकी मंथली सैलरी जो है ये 500 रुपये से इंक्रीज़ करेंगे। तो हमको ये पता करना है कि तीसरे साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उसकी मंथली सैलरी थी 8,000 रुपीज़ पर मंथ की, अगले साल उसमें 500 रुपीज़ ऐड हुए तो 8,500 हो गया, मतलब दूसरे साल में उसकी सैलरी ये होगी। थर्ड ईयर में और 500 रुपीज़ ऐड हुए तो इसकी सैलरी जो होगी वो होगी 9,000 रुपीज़ पर मंथ की। अब कोई बोलता है 5वें साल में कितना होगा, तो चौथे साल में 9,500 और 5वें साल में हो जाएगा वो 10,000 रुपीज़। या ऐसा पूछ सकते हैं कि भैया 10,000 रुपीज़ की सैलरी अचीव करने के लिए उसको वहाँ पर कितने साल काम करना पड़ेगा, तो 5 साल काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सक रहे हो कि हर साल उसकी सैलरी एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ पे 500 रुपीज़ हर साल सैलरी के अंदर में इंक्रीमेंट होते जा रहा है, इस तरह से। तो ये जो आप लोग सीक्वेंस देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला नंबर छोड़कर आने वाला हर नंबर, पहला नंबर छोड़कर आने वाला हर नंबर जो है ये एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 500 से बढ़ा तो ये 600 से बढ़ा, ये फिर 300 से बढ़ा, ये 700 से बढ़ा, ऐसा नहीं है। हर आने वाला नंबर, पहला नंबर छोड़कर हर आने वाला नंबर जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ रहा है, ठीक है। भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस लिख लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 से ये नंबर ऐड हुआ है। अभी दूसरे से जब तीसरे पे जाना है तो फिर यहाँ पे 1 ऐड हुआ, तीसरे से चौथे पे जाना है तो फिर से यहाँ पे 1 ऐड हुआ। यानी हर आने वाला नंबर पहला नंबर छोड़कर वो कहाँ से आया, उसका कोई सोर्स नहीं होता, वो जहाँ से आ गया वहाँ से आ गया, वो प्रकट हो गया एक जगह पे। अभी यहाँ से आगे जो भी हर नंबर आएगा आगे का वो एक फिक्स नंबर ऐड करके आगे जाएगा, ठीक है। ये एक सीक्वेंस हो गया, मतलब नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हमने देख लिया। फिर थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था वो लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे से लिखता हूँ।
7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला नंबर जहाँ से आया वहाँ से आया। अब आने वाला हर नंबर एक फिक्स्ड नंबर यानी 2 ऐड करते हुए आगे चल रहा है। अब ये 2 ऐड कहाँ पे हो रहा है? पिछले नंबर में, तब जाके क्या बन रहा है? अगला नंबर। तो पिछला नंबर जो ऑलरेडी आ चुका है पोजीशन पे, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करो तो आगे जाओगे। 11 बन गया, अब वो फिक्स्ड हो गया। अब उसमें और एक फिक्स नंबर ऐड करो जो पहले फिक्स हो चुका था 2, वो ऐड किया तो 13 पे आ गए, फिर 2 ऐड किया 15, 17, इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। उसी तरह इवन नंबर का सीक्वेंस स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। ये लो 16, 18, 20, इस तरह से। आप कोई भी टेबल ले लो मैथमेटिक्स का, 11 का टेबल ले लो, 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44। तो आप देखो यहाँ पे आने वाला हर नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके बना हुआ है, दैट इज 11। यानी टेबल भी इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करता है कि पहला नंबर जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से, पर आने वाला हर नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करके बनेगा। फिर मैं एक और सीक्वेंस लिख रहा हूँ 3, 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देखो पहला नंबर जहाँ से आया वहाँ से मैंने इस 3 में 0 ऐड किया तो क्या बन गया? 3। फिर इस 3 में और 0 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 3। फिर इस 3 में 0 ऐड कर दिया, क्या बन गया? 3। तो 0 भी ऐड करने से सीक्वेंस आगे बढ़ता है। अब एक और नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1, फिर आया 0, फिर आया -1, फिर आया -2, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने हर नंबर में -1 ऐड किया पिछले नंबर में, तो आप आगे के नंबर पे पहुँच गए। 0 में -1 ऐड किया, -1 पे पहुँच गए, फिर -1 ऐड किया, -2 पे पहुँच गए। अब इतने सारे एग्जाम्पल से मेरा आपको क्या बोलना है कि हम चाहे नेचुरल नंबर ऐड करें, होल नंबर ऐड करें या इंटीजर ऐड करें, या आप फ्रैक्शन भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने 1 में हाफ ऐड कर दिया तो 1.5 बन गया, फिर हाफ ऐड किया तो 2 बन गया, फिर हाफ किया तो 2.5 बन गया, फिर हाफ किया तो 3 बन गया, इस तरह से। तो सीक्वेंस में आप लोगों ने जो एक फिक्स नंबर को सिलेक्ट किया है वो हाफ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, क्या? एडिशन। क्या कॉमन है? एडिशन। हर सीक्वेंस के अंदर में आप देख रहे हो ऐड होने वाला नंबर चेंज हो रहा है भले, ठीक है, इस वजह से सीक्वेंस ही टोटल डिफरेंट बन रहे हैं। स्टार्टिंग नंबर डिफरेंट है और उसके बाद फिक्स नंबर जो ऐड होने वाला है वो डिफरेंट है, इस वजह से हर बार सीक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि पिछले नंबर में एक नंबर ऐड हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, ज़ीरो हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, ऐड होना चाहिए बस। और वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 ऐड कर दिया, फिर -3 ऐड किया, फिर हाफ ऐड कर दिया। हाँ, एक सीक्वेंस में ऐड होते वक्त वो नंबर फिक्स हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन की। पहले हिंदी में बोल रहा हूँ आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक इस तरीके का सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर पहला नंबर छोड़ के आने वाला हर नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड होकर ही बनेगा। और अब जो पैटर्न तैयार होगा उस पैटर्न को आप कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस पैटर्न को कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बात आप सभी लोगों के? फिर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इस तरीके का पैटर्न है या इस तरीके का सीक्वेंस है जो पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड होके बनेगा, ठीक है। अब वो जो फिक्स्ड नंबर हम लोगों ने ऐड किया है उस फिक्स्ड नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों कहते हैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को क्या कहा? कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं हम अभी समझते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझ लो कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस जो है ये बेसिकली स्मॉल अल्फ़ाबेट डी इससे डिनोट किया जाता है। स्मॉल अल्फ़ाबेट डी से डिनोट किया जाता है। अब ये जो सीक्वेंस के अंदर में हर एक नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, तो उस सीक्वेंस में हर नंबर को कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है। डिफरेंस जो आगे आगे हम लोगों ने फिक्स नंबर ऐड करते हुए जा रहे हैं उस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, डिनोट किया डी से।
और उस सीक्वेंस में जो नंबर्स बनते चले जाएंगे उन हर नंबर को कहेंगे टर्म। अब पोजीशन वाइज हम इसको कैसे बुलाएंगे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ऐसा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से तरह, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड सो ऑन। तो अब जनरली क्या होता है, पहले टर्म को, किसी भी सीक्वेंस के पहले टर्म को डिनोट किया जाता है A1 से, फिर सेकेंड टर्म आएगा A2, फिर थर्ड टर्म आएगा A3, फिर फोर्थ टर्म आएगा A4 और इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। तो ये जो बेटा A के बाजू में हम लोग सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, उसके पैर के पास में, वो दिखाता है पोजीशन नंबर। वो क्या दिखा रहा है, पोजीशन नंबर। जैसे आप इस सीक्वेंस में देखो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये कुछ लड़के हैं, उनके पास टी शर्ट है और उस टी शर्ट के ऊपर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, और वो लड़के जो हैं इस तरह से अरेंज्ड हुए हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में बैठे हैं, लाइक दिस। तो ये पहले लड़के का टी शर्ट नंबर हो गया, ये सेकंड लड़के का, ये थर्ड लड़के का, फोर्थ लड़के का। तो आप उसको बुलाओगे कैसा, एक तो बोले कि A8000 इधर आ, A9000 इधर आ, A9500 इधर आ, एक तो ऐसा बुलाओगे। या फिर आप क्या बुलाओगे कि थर्ड नंबर पे बैठा वाला लड़का उठकर इधर आओ। फिफ्थ नंबर पे बैठे वाले लड़के को बुलाना है तो आप बोलोगे फिफ्थ नंबर पे जो लड़का बैठा है प्लीज़ यहाँ पे आगे आओ। तो यहाँ पे आप क्या बुला रहे हो उसको, पोजीशन पे बैठे वाले नंबर को आप, पोजीशन नंबर को आप कॉल कर रहे हो कि फिफ्थ पोजीशन पे जो बैठा है वो आ जाओ, राइट। तो ये जो पोजीशन नंबर है, यह कहाँ पे दिखाई जाती है, यहाँ पे पैर के पास में, ठीक है। तो पोजीशन नंबर को जनरली जो डिनोट किया जाता है जनरल फॉर्म में, वो N से डिनोट किया जाता है। काय से डिनोट किया जाता है, N से, स्मॉल अल्फाबेट N। जैसे अब ये सीक्वेंस कहाँ पे एंड होगा भगवान जाने, लेकिन मान के चलो कि मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या लिख दिया उसको, AN। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जितने उसमें नंबर्स है वो हो सकता है। 100 नंबर्स है तो यहाँ पे A100 आ जाएगा, 500 है तो A500 आ जाएगा, वॉटेवर। तो N क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, पोजीशन नंबर, ठीक है, पोजीशन नंबर। यानी उस टर्म की पोजीशन क्या है ये आपको बता रहा है, उस टर्म की पोजीशन क्या है ये आपको वो बता रहा है। तो N डिनोट्स दी टर्म्स पोजीशन। तो आप उसको कॉल करोगे इस तरह से, nth टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। समझ में आया। तो आप इसको कैसा बोलोगे, AN। तो आप इसको क्या बोलोगे, AN इज नथिंग बट दी nth टर्म। nth पोजीशन पे बैठे वाले टर्म को आप बोलोगे AN, या उसको बोलोगे nth टर्म, ठीक है। तो फिर से हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको कहते हो कॉमन डिफरेंस, D। उसके बाद जो हर एक नंबर होता है उस सीक्वेंस में उसको बोलते हो टर्म। टर्म की पोजीशन के हिसाब से उसको बुलाया जाता है, तो पोजीशन नंबर उसके पैर के पास लिखी जाती है। तो आप उस तरह से बोलोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। N जो है वो पोजीशन नंबर को दिखाते हैं, और AN से बोला जाता है कि वो उस पोजीशन पे रही हुई वैल्यू। जैसे ये पांचवी पोजीशन पे बच्चा बैठा है, तो 5 इज नथिंग बट द पोजीशन नंबर, बट द वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन इज 10,000। 5 is not the value of that position, 5 is the value of that position number, but the value of that position is 10,000. So AN या A5 जब आप इसको कॉल करोगे तो 5 is the position number but 10,000 is complete A5। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और लग रहा होगा क्या रिपीट लगा दिया है सर ने, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो देख रहे होंगे और उनको समझने में दिक्कत जा रही होगी। तो प्लीज़ आप ये समझ के चलो कि और भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आप सिर्फ पर्सनली इसको मत लो, ओके। तो यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करूँगा अनलेस मैं कन्विंस हो जाऊँ कि मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा सब। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब लास्ट, जैसे हम x रेज टू दी पावर 1 नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड रहता है कि वो x को पावर 1 ही है, सिर्फ x लिखते हैं। उसी तरह हम पोजीशन नंबर A1 हर बार नहीं लिखते, हम स्टार्ट करते हैं A से, आगे A2 A3 लिखते हैं। अंडरस्टूड रहता है कि A म्हणजे फर्स्ट पोजीशन, यानी ये हो गया A, फिर ये A2 A3 A4 एंड A5 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म के पास में 1 नहीं लिखते हैं, बैड मैनर्स,
ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया हो। यहाँ पर हम लोग एपी का बेसिक्स खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म में पहले इसका पैटर्न समझाऊंगा कैसा होता है, फिर एग्जाम्पल लेंगे और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क में आएगी। तो एक वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।